सामाजिक विज्ञान का दूसरी जो पुस्तक है राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन, उसका पहला पाठ है संविधान। किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, यानी किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में जानेंगे। आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है, यानी विश्व के अधिकांश देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा। लोकतांत्रिक देश है उन सब से ऐसी उम्मीद की जा सकती है, आशा की जा सकती है कि जो लोकतांत्रिक देश है उनके पास अपना संविधान होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक ही होंगे। लेकिन ये तो है, हम सब मानते हैं कि जो लोकतांत्रिक देश होंगे उनके पास अपना संविधान है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो लोकतांत्रिक देश है उन सब के पास अपना संविधान है। और संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। ये दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। संविधान क्या करता है, उन आदर्शों को अपनाता है जिनके द्वारा अपने लोगों की अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार अपने देश को रच सके, सपनों के अनुसार अपने देश को ऊपर ले जा सके। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या है। हमें संविधान ये हमें बताता है कि मूलभूत हमारा स्वरूप है वो किस प्रकार का है। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, देश के अंदर कई समुदाय रहते हैं, कुछ विभिन्न धर्मों के, जातियों के या नस्ल के लोग रहते हैं। उनके बीच कई बातें समान होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हो। यानी अनेक समुदाय, अनेक नस्ल के लोग, अनेक जातीय लोग, उन सब में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब लोग समान हो या समान विचार रखते हो। कुछ मुद्दे, कुछ विचारों पर वो भिन्न हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके ज़रिए वे न केवल ये तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं। यानी वो समाज के सभी लोग हैं, समान नहीं होंगे, उनके विचार समान नहीं होंगे, लेकिन वो विभिन्न समुदाय के लोग होंगे, विभिन्न जाति के लोग होंगे, लेकिन उनकी एक साझी यानी सबको मिलकर एक सोच होगी। वो सोच है वो अपने संविधान के अनुसार विकसित करते हैं, जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। अब इन बातों का क्या मतलब है ये समझने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करें। यानी इनका क्या अर्थ है, इसको जानने के लिए हम यहाँ एक घटना दी है उसको देखते हैं। दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताज़ा इतिहास की घटना है। अपना जो पड़ोसी देश नेपाल है उसकी घटना है, उनकी लेते हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया है, समाचार पत्रों की कटिंग है वो आपकी पुस्तक में लगी हुई है, कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी है। सवाल ये उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो नए संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। यहाँ है कि हाल ही के अंदर नेपाल जो अपना पड़ोसी देश है उनमें एक नया संविधान को मंजूरी मिली है, लेकिन इससे पहले भी संविधान था तो अब उस संविधान की क्या ज़रूरत पड़ी। इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल स्वतंत्र एक राजतंत्र था, वहाँ राजा का शासन था। उसका कारण यह है कि वहाँ का जो संविधान तो था लेकिन जो शासन है वो राजा का था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की स्रोत सत्ता राजा के पास, यानी जो स्रोत सत्ता है, शक्ति है, वो राजा में निहित होगी। नेपाल ने लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे, लेकिन संविधान तो था लेकिन वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी।
क्योंकि जो सत्ता है वो राजा में निहित होगी, तो उसको हम लोकतंत्र नहीं कह सकते, वो राजतंत्र था। इसलिए वहाँ जन आंदोलन चल रहे थे। इस संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में राज्य की सत्ता को ख़त्म करने की कामयाबी मिली। यह जो संघर्ष है इसको सफलता मिली 2006 में, और राजा की जो सत्ता थी उसको ख़त्म कर दी। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने एक नया संविधान चाहिए था, यानी वो लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे, इसलिए उसे एक नए संविधान की जरूरत पड़ी। और पिछला संविधान इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं थे। वो पिछला भी संविधान था बना हुआ, लेकिन उसको इसलिए नहीं अपना रहे थे कि वो आदर्श है उसके अंदर नहीं थे। जैसे कोई हम खेल खेलते हैं और जब खेल बदलता है तो फिर उस खेल के नियम भी बदल जाते हैं। ऐसे जो नेपाल के लिए चाहते थे, ये नेपाल के लिए जो चाह रहे थे, जिनके लिए वो संघर्ष कर रहे थे, वो व्यवस्था पहले के संविधान में नहीं थी, इसलिए उसको बदलना चाहते थे और इसीलिए उसके नियम में बदले, जिनके लिए संघर्ष कर रहे थे। इस प्रकार राजतंत्र के सारे नियम बदलने पड़े ताकि नए समाज की रचना है वो की जा सके। नेपाल के लोगों ने 2015 में नया संविधान अपनाया, यानी 2006 में जो राजाई जो सत्ता थी उनको समाप्त किया। उसके बाद 2015 में नए संविधान की निर्माण की ताकि नए समाज की रचना की जा सके। संविधान का दूसरा जो मुख्य उद्देश्य होता है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना है। राजनीतिक व्यवस्था क्या रहेगी इसको तय करना उद्देश्य है। नेपाल पुराने संविधान में कहा गया था, पुराना जो संविधान था कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेगी, यानी पुराना जो संविधान था उसमें ऐसी व्यवस्था थी कि सत्ता की जो बागडोर है वो राजा और मंत्रिपरिषद में रहेगी। लेकिन जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी है वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान अहम भूमिका अदा करता है। यानी लोकतांत्रिक शासन पद्धति जिन देशों ने अपनाई है वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान है उसकी अहम भूमिका है, यानी उसके लिए संविधान होना जरूरी है। अब आप समझ गए होंगे जो हमारा पहला जो जहाँ टॉपिक चल रहा था कि हमारे लिए संविधान क्यों जरूरी है। और लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद, लोकतंत्र की व्यवस्था में यह है कि हमारा जो नेता है हम स्वयं चुनते हैं ताकि हमारी ओर से सत्ता की जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सके, यानी जो सत्ता है उसका जिम्मेदारी साथ उसको तय कर सकें या उसका उपयोग कर सकें, इस्तेमाल कर सकें। फिर भी इस बात की भी संभावना हमेशा रहती है, लेकिन इतना ही नहीं है कि वो इस्तेमाल सही ढंग से निर्वहन करेंगे या जिम्मेदारी को निभाएंगे, लेकिन ये आशंका बनी रहती है कि ये नेता जो हम चुनते हैं सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस तरह की विकृतियों से बचाव के लिए उपाय सिर्फ संविधान है कि संविधान ये हमारे बचा सकता है। राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है, इसलिए संविधान का होना जरूरी है।